धन्यवाद चंद्रिका जी। अब मैं डॉक्टर अजय सिंह यादव जी को अनुरोध करती हूँ कि दिनांक 21वीं का रिपोर्ट प्रस्तुत करें। धन्यवाद मैडम। मैं डॉक्टर अजय सिंह यादव आदरणीय सारस्वत मंच और मंच के सम्मुख उपस्थित सभी विद्युत प्रतिभागियों के सम्मुख कल दिनांक 21/12/2023 के कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त आख्या प्रस्तुत करता हूँ, जो कि इस प्रकार है। इस पुनर्बोधन कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 21/12/2023 को प्रथम सत्र में अतिथि वक्ता के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय से पधारे प्रोफेसर राम प्रहलाद चौधरी ने 21वीं सदी में हिंदी भाषा की समस्या एवं संभावनाएं विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने भाषा और लिपि के विकास से लेकर उसके व्याकरणीकृत एवं मानकीकृत स्वरूप तक पहुँचने की प्रक्रिया और इस प्रक्रिया में भाषा की समस्याओं यथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति और व्याकरण संबंधी विविध अवरोधों पर अपनी बात रखते हुए यह कहा कि भाषा और शब्द संपदा ग्रामीण जीवन के संघर्षों से निर्मित होती है। द्वितीय सत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आमंत्रित वक्ता प्रोफेसर शिव प्रसाद शुक्ला ने भाषा एवं साहित्य की दशा एवं दिशा विषय पर अपने व्याख्यान में भाषा एवं साहित्य की निर्मिति के विभिन्न घटकों पर चर्चा करते हुए भाषा को संस्कृति और सभ्यता का मुख्य आधार बताया। यह सत्र बहुत ही ऊर्जास्वी और संवादी रहा, जो भारत की पुरातन कुर्स से संवाद परंपरा के रूप में स्मृति पटल पर अंकित रहेगा। प्रथम एवं द्वितीय सत्र का संचालन तथा अतिथि वक्ताओं का आभार ज्ञापन डॉक्टर नीरदा मारिया कुरियन ने किया। भोजनावकाश के उपरांत तृतीय सत्र में प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद ने कंप्यूटर और भाषा प्रौद्योगिकी विषय पर दिए गए अपने व्याख्यान में भाषा के क्षेत्र में वाचिक, लिखित एवं कंप्यूटर क्रांति के विकास क्रम को बहुत सूक्ष्म एवं सूत्रात्मक शैली में प्रस्तुत किया। उन्होंने तकनीक में भाषा प्रयोग के 3 स्तरों कोडिंग, पूर्व भाषा, अनुदेशात्मक और व्यवहारिक रूपों पर चर्चा करते हुए यह चिंता जताई कि कोडिंग सॉफ्टवेयर बनाने एवं उपयोग करने में प्रथम स्थान पर होने के बावजूद देश का अपना कोई ना तो सर्च इंजन है और ना ही कोई अपनी कोडिंग भाषा, जिसकी हमारे देश को सख्त जरूरत है। चतुर्थ व अंतिम सत्र में पुनः प्रोफेसर राम प्रहलाद चौधरी ने भिन्न विषय हिंदी आलोचना की अर्थभूमि पर अपने वक्तव्य में हिंदी आलोचना की पृष्ठभूमि, विकास क्रम और उद्देश्यों को जयशंकर प्रसाद और रवींद्रनाथ टैगोर के संवाद तथा भारतीय ज्ञान परंपरा से विविध उदाहरणों के हवाले से यह स्थापित करने का प्रयास किया कि आलोचना का कार्य हमें गड्ढे से बाहर निकालना होता है, गड्ढे में गिराना नहीं। आलोचना हमें मनुष्य की ओर ले जाती है। तृतीय एवं चतुर्थ सत्र का संचालन एवं अतिथि वक्ताओं के प्रति आभार ज्ञापन डॉक्टर चंद्रिका चौधरी द्वारा किया गया। धन्यवाद। धन्यवाद अजय जी। प्रमुख अतिथि प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपकी कल विस्तृत परिचय हम सारे लोगों से रूबरू हो गई है। आपने कई सारे संस्थाओं के आप अध्यक्ष हो, कई सारे पुस्तकों की रचना हुई है, सहलेख, संपादक और शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित शोधालेख प्रस्तुत है। आपका बहुत विशाल परिचय है जो कल हम सब रूबरू हो गए हैं। कल आपने कंप्यूटर और भाषा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत वाक परंपरा का महत्व बताते हुए तकनीकी का सुदुपयोग और दुरुपयोग दोनों की बात हमारे सामने रखी है। हम उससे बहुत ही ज्ञानवर्धक हो गए। आज आपका विषय है NET
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आई थी और उस समय जब आई थी कर्नाटक में तहलका मचा था। हम सारे एक संदेह में थे कि क्या करना है क्या नहीं। रोजगार पर बात आ रही थी सीधा कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही थी, वर्कलोड कम हुआ था, बहुत सारे बच्चों में बहुत सारी कंफ्यूजन थी। तो आज ये विषय से हम बहुत ही ज्ञानवर्धक होंगे जो आज आप बताएंगे। तो सर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप सबके प्रति आभार कि आपने मुझे सुनाने का अवसर दिया। ये ऐसा विषय है कि हम सभी ठीक से परिचित हैं और ये हम सब लोगों को केंद्र में रख करके ये पूरी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, तो उसके हम वास्तविक एजेंट अभिकर्मक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें 2-3 विषय हैं जिस पे मैं आपसे बात करूंगा। एक conceptual, factual and criticism, अवधारणा क्या है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तथ्य क्या क्या हैं, और एक बार उसकी ठीक से समालोचना भी होनी चाहिए। और शेष बचता है संवाद के कुछ हमारे मन में आता है, कहीं संशय है या कुछ सुझाव है, तो थोड़ा उस दिशा में हम लोग बात करेंगे। ये 4 चरणों को समय कम है तो गति थोड़ी क्षिप्र होगी, इसलिए बहने माएँ निकलने का अवसर कम है। हम सभी भाषा और साहित्य के अध्यापक हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के वे सारे संदर्भ आवें जिससे हम सबका प्रत्यक्ष संबंध है। मैं उन्हीं बिंदुओं पर ज़्यादा चर्चा में आऊंगा। ये जो कंसेप्ट है, पहले उस पर मैं बात करूं तो हम सभी जानते हैं कि मैकाले की शिक्षा नीति, ये सारे मुहावरे हम लोग हमेशा बातचीत करते आए। 1968 में शिक्षा नीति आई, 1986 में शिक्षा नीति आई और 2020 में। अपने देश काल स्थिति में सारी शिक्षा नीतियां नई थी। इसको भी लोग नई शिक्षा नीति बोलते हैं, लेकिन नाम इसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। मूल्यांकन का विषय ये है कि नीति कितना है, नीति में नयापन कितना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब आई तो उसके पहले की स्थितियों पर हम लोग थोड़ा प्रकाश डालें कि नए की जरूरत क्यों है। अब ये जो नया है या नए की जरूरत क्या है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत हमारी शिक्षा व्यवस्था संचालित होती थी। हमारी संस्थाओं के जो नाम होते हैं वे उनका क्या उद्देश्य है उसको प्रतिबिंबित करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि मानव क्या है, इसको संसाधन के रूप में निर्मित करना है,
देश को चिकित्सक चाहिए, देश को डॉक्टर्स चाहिए, देश को विभिन्न प्रकार के प्रोफेशनल चाहिए। ये हमारे देश में बड़ी आवश्यकता थी। उसकी पूर्ति के लिए पूरे मंत्रालय का नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। शिक्षा के बारे में जब हम उसके उद्देश्यों के बारे में चिंतन करते हैं, शिक्षा को जब परिभाषित करते हैं नए संदर्भों में, तो उसका परिप्रेक्ष्य ये होता है कि मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का विकास, ये वास्तव में शिक्षा है। हमारे पास ये समझने का विषय है कि हम सभी जिस व्यवस्था से जुड़े हैं उस व्यवस्था में कई बार स्थिति हास्यास्पद हो जाती है। शिक्षक से ज़्यादा हम परीक्षक हो जाते हैं, और परीक्षक ही नहीं, यानी कि प्रवेश, आप विद्यार्थी का उसकी गणना कीजिए कि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में कितने दिन आता है। तो जितने दिन आता है उसका कई बार तो 70%, 80% जो बच्चे कम आते हैं, वो केवल और केवल संस्थानिक समस्याओं के निवारण के लिए आता है। यानी फॉर्म लेना, फॉर्म फिलअप करना, प्रवेश लेना, प्रवेश की प्रक्रिया में जो जो चीज़ें होती हैं वो करना, उसके बाद एडमिट कार्ड लेना, और आप देखिए क्लास करना कम होता है। तो सही मायनों में पूछा जाए तो क्लास करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बिना क्लास किया हुआ ज़्यादा अच्छे अंक नंबर से पास होता है। तो फिर आपके पास क्यों आए? ये हमारी शिक्षा व्यवस्था है। दिनकर जी ने कहा था 1960 के आसपास कि हमारे वहाँ के स्नातक न कलम के हुए न कुदाल के हुए, यानी न श्रम की संस्कृति रही, न उनकी सृजनात्मकता रही कि उस कलम का उपयोग अपने जीवन को सृजनात्मक बनाने के लिए, अपने समाज को रचनात्मक बनाने के लिए उपादेयता की राह पर चल सके। दिनकर जी का, हम सबका भी अनुभव यही है। हमारे वहाँ का जो पारंपरिक ढांचा था अर्थव्यवस्था का, उत्पादन की प्रक्रिया थी हमारे ग्रामीण भारतीय समाज की, उस पूरी उत्पादन प्रक्रिया से निकले हुए लोग जब शहर में आए, पढ़ने के लिए आए, तो उनके पहले एक स्वप्न हुआ करते थे 20वीं शताब्दी में कि हम जाएंगे, अपने गांव लौटेंगे तो एक स्कूल जरूर खोलेंगे, एक हॉस्पिटल खोलेंगे। ये हर व्यक्ति का एक स्वप्न होता था जो अपने गांव से निकला, और गांव से निकलने के बाद शहर में आया। लेकिन सोचिए कि आज का व्यक्ति कभी इस स्वप्न पर आगे बढ़ सकता है? अगर वो रिटायर होने के बाद चला भी गया तो 2-4 मुकदमे ले लेगा, गांव वाले उसको रहने नहीं देंगे। ये हमारे देश की व्यवस्था है। हम जड़ों से कटते जा रहे हैं। सबसे पहले संशय अपने अस्मिता मूलक विषयों पर हम करते हैं। हम पढ़े लिखे लोग, इस देश को किसी ने छला है तो सर्वाधिक पढ़े लिखे लोगों ने छला है। सभ्यता, जो तथाकथित सभ्य कहे जाने वाले समाज में ही सारी घटनाएं होती हैं, और घटनाओं को न कहूँ मैं दुर्घटनाओं को कहूँ तो मानवता को ताड़ करने वाली जितनी घटनाएं हैं वो स्त्री से संबंधित या आप समझ लें कि किसी भी प्रकार के, सब शहरों में पढ़े लिखे लोग करते हैं। ये शिक्षित समाज का एक प्रतिफल है कि हम न तो नागरिक निर्माण कर पा रहे, न तो हम नौकरी की मांग कर रहे हैं, तो न तो नौकरी की पूर्ति कर पा रहे, नौकरी मिल गई तो न तो अच्छा गुणात्मक जीवन जी पा रहे। ये सब शिक्षा इसी के लिए तो बनी थी कि हम शिक्षित होंगे तो ये सब करेंगे। ये सब नहीं कर पा रहे।
ये दौर था जब चारों तरफ 21वीं सदी आएगी, 21वीं सदी आएगी, एक बड़े परिवर्तन की आकांक्षा थी, बड़े बदलाव की आकांक्षा थी, बड़े बदलाव का स्वप्न था, सबको दिख रहा था। हमको लगता था कि ये 21वीं सदी क्या होगा। तो ये था कि 1986 में जो शिक्षा नीति आई, कंप्यूटर आएगा, कंप्यूटरीकरण होगा। तो जैसे कल हमारे साथी ने कहा कि यदि चैट जीपीटी आ गया तो क्या होगा, तो एक आशंका थी। तो ऐसे ही आशंका बहुत तेजी से थी और संस्थाएं विरोध कर रही थी। जो स्वयंसेवी संस्थाएं थीं, जो विपक्ष की संस्थाएं थीं, विपक्ष के दल थे, हो रहा था कि कंप्यूटर आएगा तो बेरोजगारी आ जाएगी, क्या होगा, खूब हो रहा था, सड़कों पर सब हो रहा था। उसी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना आई और फिर आपको पता है कि शिक्षा का अधिकार कानून पास हुआ, सब कुछ हुआ। सारे संशय के बाद 21वीं सदी आ गई। तो जो जिस चीज के लिए शिक्षा थी वो तो उपलब्धि नहीं हो रही थी और हमारे शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ी डिमांड थी रोजगार की। उस पूर्ण रोजगार की ओर हम जा भी नहीं पाए। प्रोफेशनल एजुकेशन की, जिसके लिए मैंने कहा कि हमारे मंत्रालय का नाम ही था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, हम ठीक संसाधन पैदा भी नहीं कर पा रहे थे। मुझे लगता है कि बीटेक मेट्रोलॉजी वाला बच्चा शायद लोहार के बच्चे से बहुत कमतर ज्ञान वाला हुआ, प्रैक्टिकल नॉलेज। बीटेक ऑटोमोबाइल का बच्चा अपना स्कूटर नहीं ठीक कर सकता है। ये सब हम लोग के सामने ही है। हम क्या करें? न तो स्किल और न तो आत्मबोध, बल्कि आत्महीनता के शिकार हुए। हमारे सामने शिक्षा का यह मॉडल था और दुनिया में चर्चा हुई कि सर्वाधिक बेकार हमारे वहाँ के स्नातक की पढ़ाई, स्नातक है सर्वाधिक बेकार। स्नातक कर लिया तो किसी काम लायक नहीं रहा। और परिवारों में भी बात समझ में आने लगी, वो ये कि यदि लायक बच्चा है तो माँ बाप के लिए सरदर्द। क्यों? क्योंकि बेटा भाग जाएगा। नालायक है तो भी सरदर्द, क्योंकि बगल में के खून पिएगा। हर माँ बाप की चिंता होती है। थोड़ा मीडियाकर है तो चल जाएगा, थोड़ा खून पी लेगा, थोड़ा नजदीकी रहेगा, बहुत दूर नहीं जा पाएगा, बहुत हुआ तो आनंद से चला जाएगा अहमदाबाद। तो ये जो संकट है, हम शिक्षा से जो चाहते थे और आज़ादी के नाम पर हम क्या क्या मांगे हैं हम सबको पता है। जो हमारा सर्वोच्च शिक्षा का मंदिर है, वहाँ हमें चाहिए आज़ादी। वो किस बात की आज़ादी, हम सब ठीक ढंग से जानते हैं कि वो कौन सी आज़ादी चाहिए। कहीं अगर हमारे घर में कई लोगों को ये आज़ादी का नारा बड़ा अच्छा भी लगता होगा, हमारे शिक्षकों को भी अच्छा लगता होगा, लेकिन अगर वही आज़ादी उनके घर में उनका बेटा मांगने लगे तो अपने सच्चे हृदय पे हाथ रख के कहें कि वो क्या आज़ादी, मैं उसके लिए मैं तैयार हूँ देने के लिए। सुनने में तो अच्छा लगता है क्योंकि सरकार से लेना है। आप अपने घर में वही आज़ादी अपने बच्चों को दो, तब मैं मानूंगा कि वास्तविक आज़ादी है। लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा था वो ये कि ये सब कुछ शिक्षा को करना था, लेकिन शिक्षा नहीं दे पा रही। नवोदय विद्यालय खुले, सारी चीजों में आलोचना नहीं करूँगा। मैं कभी कभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो मेरी निगाह धर्मपाल पर जाती है। धर्मपाल गांधीवादी चिंतक थे, उनको जरूर आप पढ़िएगा। उन्होंने एक किताब लिखी है द ब्यूटीफुल ट्री। महात्मा गांधी को, चूंकि गांधीवादी चिंतक थे, महात्मा गांधी के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी और ये सर्वोदय प्रकाशन से प्रकाशित है द ब्यूटीफुल ट्री।
और ये हिंदी भी वर्जन है इसका, बहुत पतली पुस्तिका है। महात्मा गांधी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को द ब्यूटीफुल ट्री कहा करते थे, उसी के प्रयास को उन्होंने लिखी है। उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में लिखी है। हम में से जितने लोग हैं, यही नहीं दुनिया में जितने लोग हैं, किसी का दो का अंगूठा एक नहीं, थंब इम्प्रेशन। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हम सभी बच्चों का एग्जाम मूल्यांकन केवल 5 प्रश्न पर करते हैं, केवल 5 सवाल पर। उसी में से जो निकल गया वो निकल गया, अपनी आंतरिक ताकत के बल पर निकल गया। लेकिन हमारी मूल्यांकन की पद्धति केवल यही है कि हम वो करते हैं। आपके पास मॉडल क्या था जरा देखिए। द्रोणाचार्य के 5 पांडव शिष्य थे, उसमें एक, आप देखिए सब अलग, एक धनुर्धर, क्यों, एक जो है गदाधारी, मतलब जितने सब डाइवर्सिफाइड। मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं कि एक गुरु के जितने शिष्य सब अलग अलग। ये शिक्षा व्यवस्था उन्होंने 29 वर्ष धर्मपाल जी लंदन में रहे और वहां के जो पुस्तकालय और संग्रहालय थे, वहां के दस्तावेजों को खंगाल करके उन्होंने, अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, भारत की उत्पादन प्रक्रिया के बारे में जो लिखा है उसको खंगाल करके उन्होंने बताया इस देश की शिक्षा व्यवस्था कितनी दुरुस्त थी कि प्रत्येक गांव में विद्यालय होते थे। ये मैं मुगल काल के समय की बात कर रहा हूं कि प्रत्येक गांव में विद्यालय थे, खुले थे। हमारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लेकिन अच्छे नागरिक का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। उस समय पेड़ के नीचे की पढ़ाई, और गुरु जी बैठा के किस विद्यार्थी की क्या अंतर्निहित शक्ति है उसको जगा देते थे। और सब लोग, उसमें कहीं जाति पात का सवाल नहीं था, प्रत्येक जाति के बच्चे पढ़ने आते थे। मैं ये सब सारी जो बातें बता रहा हूँ, हो सकता है कि मैं कपोल कल्पित बता रहा हूँ। आप धर्मपाल की उस किताब को जरूर पढ़िएगा। बहुत 25, 30, 40 रुपए की किताब है। सर्वोदय प्रकाशन आप जानते हैं, सब वो स्वयंसेवी प्रकाशन है। तो तब आपको समझ में आएगा पूरा हमारे देश का उत्पादन क्या था। अंग्रेजों ने 1829 के आसपास, शायद अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ, तो एक सर्वे किया। ये चटलगांव या क्या है महाराष्ट्र में, वहाँ पे पूरे गांव का एक उन्होंने सर्वे किया। और सर्वे में कि घर के आगे सड़क, नाली व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं का उल्लेख किया उन्होंने। उत्पादन की प्रक्रिया से तो समझ में आया कि एक बीघे से वर्तमान में सारी ताकत के बाद 200 कुंतल या क्या कुछ है। मैं अब चूंकि बहुत सोच के नहीं आया था, लेकिन मैं कहा आपको बता दूं, क्योंकि आप शिक्षक हैं, आप इसको इनकलकेट कर लेंगे, इसलिए बता रहा हूं। तो कहाँ पर 200 होता था और कहाँ पर 20 कुंटल उत्पादन वर्तमान में होता है। ये उस समय की बात बता रहा हूं। तो ये सब कुछ इतना परिवर्तन आया हमारे देश में। कई बार मैं, जैसे वर्तमान जो जातिवाद का संदर्भ है, इतनी अस्पृश्य जातियां कहाँ से आई। जब रामचंद्र जी निषाद से गले मिल रहे हैं, उसके जूठे वेद खा रहे हैं शबरी के, इतनी अस्पृश्य जातियां का मध्यकाल का जो आक्रमण है, आप देखिए वो कैसे हुआ। मैं कभी कभी सोचता हूं कि कबीर मगहर क्यों गए। मैं सारे आपके बीच के उदाहरणों से लेकर के मैं अपनी बात करूंगा कि कबीर मगहर क्यों गए। तो किसी ने कहा कि वहां मरने से काशी में स्वर्ग मिलता है और वहां नरक मिलता है, तो लोगों को बताने के लिए गए कि नरक में मरूंगा मैं। ये कौन सी बड़ी चीज कबीर के लिए होगी। जो कबीर कह रहा है कि मरने के बाद क्या होगा, जो इतना वस्तुवादी चिंतक हो, जो जितना मतलब आधुनिक चिंतक हो, वो इस सब चक्कर में क्यों पड़ेगा। समझने का विषय है कि काशी बहुत प्राचीन औद्योगिक नगरी है। आप पढ़ लीजिएगा, काशी प्रसाद जसवाल की काशी पर किताब है, आप पढ़िएगा। वो बहुत पहले से समृद्ध औद्योगिक नगरी है।
बाजार की नगरी है। गंगा के माध्यम से पूरा आवागमन होता था उस उद्योग नगरी में, ठीक है। और मगर क्या है, सबसे बड़ा व्यवसाय है तो व्यवसाय है कपड़ों का। कपड़ा अब आज भी है, आप देखिए पूरा सूरत कपड़े के नाते समृद्ध है। तो कपड़ों का और निर्माण कहाँ चल रहा है, तो निर्माण बिल्कुल आप वहीं से लीजिए, काशी के नजदीक आप नीचे चलते आइए तो आजमगढ़ से, मऊ से लेकर के, गोरखपुर से लेके और आप चले आइए बिल्कुल सिद्धार्थनगर तक, बहुत सारे जुलाहा जाते हैं जो कपड़े बुनने में। गीता प्रेस गोरखपुर का कपड़े के नाते ही जाना जाता था हैंडलूम। ये पूरा ये जो तंत्र है, हमने सोचा कि मगहर नाम क्यों पड़ा होगा, तो आप भी पता है कि पाली में मार्ग का मग्ग हो जाता है। हर का मतलब आप समझते हैं कि हर लिया गया, हरण हो गया, यानी कि जब मार्ग ही नहीं सुझाई देता, मगहर मगहर, कोई रास्ता नहीं सूझता। क्यों? इतने अकाल पड़े हैं मध्यकाल में, हमारे देश की उत्पादन प्रणाली को जो प्रभावित किया गया है वो इतने अकाल पड़े हैं कि उस अकाल की वजह से आप समझिए कि जहां पर बाजार नहीं था वहां के उत्पादक मरे। आप भी जानते हैं कि कबीर मुस्लिम लोगों के बीच में, भाई वो तो बीच में संधि पे थे, रहते थे, और जो भी मुस्लिम जो ये जो वयम थी, जो ये कह लीजिए कि आपके कपड़े बुनने वाले लोग थे, ये तो बाजार पे जिंदा थे। बाजार तो काशी का, यहाँ वो खेती की उपज पे नहीं जिंदा थे। अब मान लीजिए कि अब खेती बंद, हमारी उत्पादन प्रक्रिया बंद, तो अकाल नहीं पड़ेगा तो क्या पड़ेगा, अकाल पड़ेगा तो क्या होगा, कैसे जिएंगे। और उस समय धन गाड़ के रखा जाता था। तो जब ऐसे लोग मरेंगे गरीबी में तो क्या स्वर्ग में जाएंगे? इस बात को समझने के लिए वो मगहर गए। ये केवल, ये तो चूंकि धर्म को गाली देना है इसलिए हमारे व्याख्याकार आलोचकों ने इस तरह की व्याख्याएं की हैं, बिना इतिहास को, संदर्भ को जाने। लोक कहावत थी, तो लोक कहावत तो है, जैसे मगहर नाम बना तो वैसे ही लोक कहावत है कि नर्क मिलता है, भाई जब गरीबी में, अभाव में मरोगे तो नर्क ही मिलेगा। और कबीर बाजार में था कि क्यों कबीर, रैदास, चाहे तुलसी, जो लोग जा रहे हैं बनारस क्यों जा रहे हैं? जहाँ समृद्धि होगी वहीं तो लोग जाएंगे। तो ये समझने का विषय है कि हमारी उत्पादन की प्रणाली को मध्यकाल में इतना चौपट किया गया, उसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था भी पूरी चौपट हुई। इन सब विषयों पर कभी आप बात करिएगा तो मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा, आप खुद आश्चर्यचकित, मैं खुद कि सत्यनारायण की कथा कहाँ आई, ये सब बातें अवान्तर हो जाएंगी। हमारे देश को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, कहना था तो हाथी कहा जाता, सोने का पहाड़ कहा जाता, ये सब अलग संदर्भ है, कभी आप बात करिएगा तो बताऊंगा। लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ कि हमारे देश की व्यवस्था को गुलामी की दास्ता में कैसे बर्बाद किया और उसमें मट्ठा डालने का काम मैकाले की शिक्षा पद्धति में किया है। तो आवश्यकता पड़ी कि शिक्षा भी बदलो, मतलब नीति भी बदलो और संस्थाएं भी बदलो, क्योंकि अपने ऊपर अविश्वास पैदा करने वाली हमारी शिक्षा व्यवस्था ये चली आ रही थी, एक डिवाइड के आधार पर, भेद के आधार पर। और वो भेद कितना सुनहरा भेद था कि जो जो हमारी शिक्षा व्यवस्था का जो मालिक है, मंत्री है, उसके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे। हमारी शिक्षा व्यवस्था के जो अधिकारी हैं, जो चलाते हैं, उनके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे। यानी वही प्राइमरी स्कूल का जो अधिकारी है, बीएसए, बेसिक शिक्षा अधिकारी, उसके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे। जिसके पास पैसा है वो पब्लिक स्कूल में पढ़ेगा, और जनता के जो जिसके पास वो अभाव है वो कहाँ पढ़ेगा?
तो वो प्राइमरी स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, और वो हिंदी मीडियम से पढ़ेगा, ये अंग्रेजी मीडियम से पढ़ेंगे। लैंग्वेज डिवाइड, ठीक है, भाषा का भेद, व्यवस्था का भेद, पूरी समूची शिक्षा व्यवस्था का भेद, ये भेद आधारित शिक्षा कुछ लोगों के लिए ये महंगी शिक्षा, और ये जो दोहरी शिक्षा, ये ऐसा वातावरण निर्मित हुआ कि आप समझें कि वो विद्यालय अच्छा है, जहाँ पर कंप्यूटर, जहाँ पर सारी सुविधाएं, नेक भी ग्रेडिंग कर रहा है, और वर्तमान में नेक में प्रश्नांकित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि प्राइवेट स्कूल ए ग्रेड A++ पे, अगर मुझे लगता है कि प्लस के ऊपर भी होता तो शायद जब कर देते। ठीक है, ये व्यवस्था हमारी थी। तो जरूरत थी कि ये जो शिक्षा हमको अपनी अस्मिता से काटे, जो श्रम की संस्कृति से हमको काटे, जो सही नागरिक निर्माण न कर सके, जो एक प्रकार के हमें चाहिए आजादी, इस प्रकार की आजादी जिस आजादी की संकल्पना शायद भगत सिंह ने भी न की होगी। नारे उन्हीं के, काम कौन से, तो दिख रहा है सबको। इसको बदलने की जरूरत, व्यवस्था भी बदले। मैं बताया आपको मूल्यांकन की पद्धति, 5 प्रश्न का वो, यानी आप क्या चाहते हो आप दे रहे हो, बच्चा क्या चाहता है वो बच्चा केंद्रित शिक्षा नहीं है, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा नहीं है। आपने पाठ्यक्रम बनाया और उसी पाठ्यक्रम से संबंधित 5 सवाल पूछा, या आपने ध्यान नहीं दिया कि बच्चे की क्षमता क्या है, बच्चे की अंतर्निहित संभावना क्या है। इन सारे विषयों को लेकर के एक नई शिक्षा व्यवस्था की संकल्पना वो पहली बार जो एसी में बैठ के कुछ लोग नहीं बनाए, बल्कि सामान्य जनता से भी सुझाव मांगे थे, और उन सारे सुझावों के आधार पर एक संरचना निर्मित हुई। और निर्मित हुई तो हमारी ज्ञान परंपरा, अब जब आप, मैं कहता हूँ ज्ञान परंपरा, कुछ लोगों को बू आती होगी कि ये भाजपाई, मैं आप एकेडमिक्स की दुनिया में हूँ, न मैं भाजपाई हूँ न कोई और पाई हूँ। मैं एकेडमिक्स की बात करता, मैं आपसे बात करता हूँ कि हमारे भारतीय समाज में जहां पर युद्ध में उपदेश दिया गया हो, जहां पर पहला संस्कार, उपनयन संस्कार शिक्षा के लिए बच्चे को निकालने का हो, जहां पर मृत्यु में भी पाठ पढ़े जाते हों, आप जानते होंगे गरुड़ पुराण का पाठ होता है, मतलब जन्म में मरना, मृत्यु में, जन्म में पढ़ना, मृत्यु पे पढ़ना, युद्ध पे पढ़ना, हर जगह पढ़ना। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि हर आदमी की 2 पहचान हो। आपसे जाति कम पूछी जाती है, जाति पूछ लिया तो गोत्र पूछा जाता है, यानी एक आपका अपनी वंशावली, दूसरा आप किस ऋषि परंपरा में आते हैं। हर आदमी की पहचान के साथ, चाहे किसी भी जाति का हो, एक ऋषि का नाम जुड़ता है। आप ऐसे, जिसके वहां विवाह में, मुझे नहीं पता, जिनकी 3 दिन की शादी हुई होगी, तो बीच में लड़की लड़के वाले के बीच शास्त्रार्थ हुआ करते थे, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। जहां इतना प्रबुद्ध समाज हो, जहां पर भारद्वाज ऋषि का इतना पुराना विश्वविद्यालय था, जहां पर नालंदा तक्षशिला का विश्वविद्यालय था, और नालंदा देख करके अभी मैं गया तो अद्भुत, मतलब मेरे रोम जो है एक प्रकार के रोमांचित हो उठ रहे हैं कि जब मैंने नालंदा का देखा और नालंदा के बारे में समझा कि नालंदा को बख्तियार ने क्यों जलाया। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, बख्तियार खिलजी में जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई और इस प्रकार ज्वर से पीड़ित हुआ कि वो ठीक नहीं हो पा रहा था, हकीम उसको ठीक नहीं कर पाए, अच्छे से अच्छे हकीम नहीं ठीक कर पाए। किसी ने कहा कि आचार्य राहुल भद्र जो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, वो तुमको ठीक कर सकते हैं। तो उनको बुलवाया या गए, जो भी इतिहास में है, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची घटना है।
तो उसने कहा कि तुम मुझे ठीक करो, लेकिन तुम काफिर हो, मैं तुम्हारी दवा नहीं लूंगा। तो उन्होंने कहा कि वो समझने की कोशिश की बख्तियार को, कहा कोई बात नहीं, मेरी दवा न खाए। कहे आप कुरान पढ़ते हैं? और उन्होंने देखा उसके चाल चलन को, उन्होंने कहा मैं आपको एक कुरान देता हूं और सुबह दोपहर शाम 4-4 पन्ने पढ़ने हैं आपको। कहा मैं पढ़ूंगा। वो 4-4 पन्ने पढ़ा और ठीक हो गया। उसके दिमाग में खलबली मची कि इस काफिर ने मुझको ऐसे कुरान पढ़ा के कैसे ठीक किया। तब उसको समझ में आया कि वो कुरान के पन्ने सब औषधि से वो उसमें वो किए गए थे, और वो उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने आग लगवा दी। 6 महीने तक जलता रहा। ना समझ में आए तभी जाके जरूर देखिएगा कि कुछ ईंट काले काले हो गए। और दूसरी बात, जो आप साइंस टेक की बात करें, आयुर्वेद तो आधा वही खत्म हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के जलने के साथ ही, मैं साइंस टेक की बात कर रहा हूँ। मैं चूंकि साइंस वाला आदमी हूँ तो साइंस मुझे तुरंत समझ में आती है। वो 7 तल में कई राजाओं ने कई 100 सालों के अंतर्गत बनवाया है। जब प्रवेश करिए तो आगे आंगन है, आंगन के चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें हैं। वो आवाज लगाइए तो दूर तक सुनाई देती है। उसी के बिल्कुल पीछे 10 बाई 10 के कमरे बने हुए हैं, और उसके पीछे वाली दीवार के जो ईंट हैं वो ईंट ऐसे ऐसे लगे हैं। मतलब ईंट तो एक के ऊपर एक लगते हैं, तो एक के ऊपर एक के बजाय तिरछे तिरछे लगे हैं। मैं देखा क्या है, तो वहां आप चिल्ला के बोलिए तो आवाज यहां से वहां नहीं रहेगी। एकॉस्टिक्स का जो इफेक्ट है, मतलब आपको भी पता है कि जब कोई थिएटर बनता है तो आवाज इको न करे तो दीवार में दफ्तियां लगाई जाती हैं, लकड़ी के वो लगाए जाते हैं, नहीं तो ईंट ऐसे कर दीजिए कि रिफ्लेक्ट ना हो आवाज। आप सोचिए, आपसे आज से 1500-2000 साल पहले साइंस की ये जानकारी, ये शिक्षा व्यवस्था थी हमारे वहां की, कि जहां बच्चे कमरे में रह रहे हैं 10 बाई 10 के, और आपको पता है कि वहां के प्रवेश द्वार पर पहले आने वाले का जो वहां पर आचार्य होता था, यानी कि एक तरीके से समझिए कि जो द्वारपाल होता था, वो द्वारपाल ही पहले एडमिशन टेस्ट लेता था। वो जो आया था ना वेनसांग, उसका भी 3 बार टेस्ट हुआ था। ऐसा संभव है कि यहाँ तक बाहर तक द्वारपाल जो है वही टेस्ट ले करके और फिर आपका प्रवेश यहाँ होना है कि नहीं होना है। प्रवेश परीक्षा हमारे वहाँ पहले ही हुआ करती थी। दुनिया वाले हमको क्या बताएंगे, लेकिन हम क्या ये सब विषयों के बारे में सोचते हैं। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबसे आमंत्रित करके जो जो महत्वपूर्ण बातें आई वो मैं आपको कुछ तथ्यों को बताता हूँ। एक तो इस देश की आवश्यकता के अनुसार मल्टी लेवल एंट्री और एग्जिट, यानी कि विद्यार्थी अगर बीए का 3 वर्ष का पाठ्यक्रम है तो 3 वर्ष के पाठ्यक्रम में अगर 1 साल पढ़ा तो छूट न पाए, तो इसलिए अगर 1 साल पढ़ा तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट, 2 साल पढ़ा तो डिप्लोमा, 3 साल पढ़ा तो उसको ग्रेजुएट डिग्री, और अगर 4 साल पढ़ा तो डिग्री रिसर्च, यानी सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा, डिग्री रिसर्च। छूट गया, कहीं और जाकर के प्रवेश ले ले अगले सत्र में, ये हुआ। और ये सब चल रहा है। देखिए अभी पहली बार हुआ, मैंने अपने बेटे का एडमिशन MIT में कराया, 4.25 लाख रुपया दिया, बेटा नहीं गया। हमने कहा सोचा क्या होगा, तो मेरी फीस पूरी की पूरी वापस आ गई। मैं खुद अभी अपने वहाँ एडमिशन का इंचार्ज था ग्रेजुएशन लेवल का, मैं 250 लड़के हमारे वहाँ नहीं लिए कि जो DU में चले गए, कहीं इधर उधर चले गए, DU चले गए, इधर उधर चले गए, तो मैंने खुद 250 लड़कों की फी वापस की।
ये व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं कि आप बच्चा जब जहाँ चाहे जाए, मल्टी लेवल एंट्री और एक्सेट। जो हमारा पारंपरिक ढांचा था उस ढांचे को बदल दिया, तो यानी कि वो 10+2 था, 10+2 की जगह पे 2+3+3+ ऐसे करके 4, यानी कुल 12 को ये सिस्टम चेंज किया। यानी आंगनवाड़ी पहले बच्चे को सिखाना मातृभाषा में 3 साल तक का, जिसको पहले हम नर्सरी, प्री और ये सब जो करते थे, प्ले स्कूल, ये 3 साल करके इसको सरकार ने मान लिया कि भाई भेजेंगे। यानी एकदम बिल्कुल, क्योंकि मातृभाषा में शिक्षा, और ये मातृभाषा में शिक्षा प्राइमरी तक की, ये इसकी पूरी व्यवस्था। कौशल विकास के लिए पूर्णतया स्किल डेवलपमेंट के लिए ध्यान में रखा गया है। इसलिए जो एक सबसे बड़ी चीज थी, जो मैंने कहा कि हमारा बीटेक मेटलर्जी वाला लोहार के बच्चे से कई भाग जो है, समझ लीजिए कि वो कमतर है, यानी वो बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज अधिक रखता है। तो ये सोच के कि क्या चाहिए और क्या है के बीच की दूरी कम से कम की जाए, यानी जो हमारी आवश्यकता है और जो है शिक्षा व्यवस्था है, उसके गैप को कैसे कम किया जाए। हमारे लिए क्या है कि प्राय सवाल उठता है कि पीएचडी किया हुआ बच्चा एप्लीकेशन नहीं लिखने आता, आवेदन पत्र नहीं लिख सकता। ये है और आवश्यकता है कि वो अपने प्रयोजन के जितने काम कर सके। ये इतना गैप है, इस गैप को कम करो, तो उसका कौशल विकास करो, ऐसे पाठ्यक्रमों का संचालन करना। और पूरी दुनिया में मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये सत्य मतलब खोजा गया वो है कि 2 या 2 से अधिक भाषाएं जो जानता है उसका मस्तिष्क अधिक विकसित होता है। भाषा क्या है? कोडिंग है। आप सभी जानते हैं कि यादृच्छिक ध्वनि चिन्हों की व्यवस्था है, कोडिंग है ये। तो जो 2 से ज्यादा भाषाओं को जानता है, उसकी कोडिंग बड़ी शानदार है, वो कोडिंग लैंग्वेज को समझता है, उसका मस्तिष्क अधिक विकसित होता है। इसलिए भाषा को संसाधन मानते हुए, भारत की भाषाओं को इस देश का संसाधन मानते हुए, भारतीय भाषाओं में परस्पर संवाद स्थापित हो, भारतीय भाषाएं समृद्ध हो, तो उसके आधार पर किस तरह से हम जो है एक तरीके से कह लें कि सबको समृद्ध कर सके, तो सबको उसकी मातृभाषा में शिक्षा, और केवल मातृभाषा में शिक्षा नहीं, तो एक अपनी भाषा जाने, एक और भाषा जाने। त्रिभाषा फार्मूला पहले भी था, लेकिन वो आरोपित था। चाम्स्की का नाम आपने सुना है। चाम्स्की ने कहा एक सार्वत्रिक भाषा, एक जो यूनिवर्सल लैंग्वेज की बात की है, और वो यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या है? तो 1 साल से लेकर 3 साल के बीच के बच्चे को, चाहे किसी भी भाषा भाषी पिता और माता की संतान हो, आप उसको जिस परिवेश में छोड़ दीजिए, वहां की भाषा सीख लेता है। यानी एक कोडिंग वो एक प्रकार से सरकार की तरफ से है, वो ऊपर वाले की तरफ से है, एक कोडिंग जो लैंग्वेज सीख लेता है, जो ईश्वर ने दी है, वो जो लैंग्वेज है। तो यानी कि ये कोई बैरियर नहीं है, भाषा हमारे लिए कोई बाधक तत्व तो नहीं है, यह समृद्ध है, और इसको उसके समझने की जरूरत है। अभी आपको मैंने जो भारतीय ज्ञान की स्थिति थी उसके बारे में बताया, उस ज्ञान परंपरा से वर्तमान को जोड़ना। तो इसके लिए क्या करना? तो हमारे महादेश की जो शास्त्रीय भाषाएं, वो शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन से हैं? तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश नहीं, संस्कृत, पाली, प्राकृत और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, फारसी इस देश की शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसमें ज्ञान संपदा अभूतपूर्व अद्भुत है। उसको वर्तमान से जोड़ना, उन भाषाओं को महत्व देना।
उसके साहित्य को समझना, उसके अध्ययन को बढ़ावा देना, ये यानी कि हम उस पूरे उसको जोड़ें। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पुनर्जागरण, नवजागरण, ये सब केवल आलोचना के प्रपंच हैं। हर समय इनोवेशन होता है। हमने अपनी पुरानी ये जो मैकाले की दी गई शिक्षा पद्धति में जो काम किया था, वो उसमें जो कहा ना कि हीनता बोध अपने प्रति, अपने ज्ञान के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, सब चीजों के प्रति पैदा किया था, हम कट गए थे। उस कटने का एक जो संदर्भ है कि उसकी वजह से हमको लगता है कि सब नया अच्छा है, पुराना बुरा है। और परंपरा तो त्याज्य करने योग्य है, जबकि परंपरा न पुरानी होती है न नई होती है। परंपरा सदैव अद्यतन होने का नाम है। लेकिन हमको ये जो औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति ने हमारे जो दृष्टि में क्या क्या डाला, ऐसा दिग्भ्रम डाला कि क्या बताएं। इसलिए विकास की संकल्पना जो हमको दी गई, और 200 वर्षों से विज्ञान के नाम पर कि विज्ञान ही प्रमुख है, एक ऐसा डिवाइड हुआ, एक ऐसा भेद हुआ कि विज्ञान पढ़ने वाला, बीएससी पढ़ने वाला बच्चा बहुत अच्छा है घर में, वो घर में किसी काम का नहीं है, और बीए वाला पैर भी दबाए तो वह ठीक नहीं, ये मूर्ख असफल है। हमने सफलता का मानदंड मान लिया कि साइंस एंड टेक, और दोनों के बीच खड़ी पाइप खींच दी। मैं हिंदी का प्राध्यापक हूँ, मेरी पूरी पढ़ाई विज्ञान की है, कहाँ भेद आपको दिखाई देता है? यानी कि ये कहीं न कहीं एक जो भ्रम पैदा किया गया समाज में, एक जो ये साइंस और ह्यूमैनिटी सोशल साइंस के बीच का जो एक वो उसके बीच दीवार खींच दी गई, बड़ा नुकसान हुआ। टेक्नोलॉजी वाला बहुत आगे गया, लेकिन उतना ही नागरिकता की समझ में नीचे आया। ये वाला नागरिकता की समझ लेकिन बेचारा असमर्थ। ये क्या तो सक्षम बनाना, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पहला काम किया कि इनके बीच का विभेद करो। और हम सब लोग जानते हैं कि ज्ञान के उच्च धरातल पर सभी विषय आपस में संवाद करते हैं। कोई विषय, ये जो साइंस है, जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, गणित है, हिंदी है, दर्शन है, ये सब तो बच्चों को पढ़ाने के लिए दैट इज कैटेगराइजेशन ऑफ नॉलेज, ये हमारे ज्ञान का वर्गीकरण है। लेकिन ज्ञान जो ऊपर के धरातल पर तो एक है, तभी तो आप इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करते हैं। तो बच्चे के मन में ऐसा, सबके जनता के मन में ऐसा बैठा दिया कि सब अलग अलग है, कहीं अलग नहीं है। आप देखो, आप जीवन दर्शन नहीं पढ़ते हैं क्या? आप साहित्य में फिलॉसफी नहीं पढ़ते हैं कि मनोविज्ञान नहीं पढ़ते हैं कि समाज नहीं पढ़ते हैं कि राजनीति नहीं पढ़ते, क्या नहीं पढ़ते हैं? बस आपने विज्ञान पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि इतनी दूरी कर दी कि लगा कि इनका मेल नहीं हो सकता है। अभी मैं 2018 में पहला राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन करवाया, तब मुझे अभूतपूर्व आश्चर्य हुआ। देश के 350 तो हिंदी वाले आए, मैं उनकी गणना नहीं करता क्योंकि हमारा उद्देश्य नहीं था। करीब 385 साइंटिस्ट इसरो से लेकर के अब सब सारे वैज्ञानिक आए हिंदी में लिखने वाले। तब मुझे लगा कि अरे बताओ, इतनी बड़ी संपदा, आप लोग कहते हैं कि विज्ञान की भाषा हिंदी नहीं हो सकती है। और तो और उसमें पहला मैंने विज्ञान कवि सम्मेलन करवाया कि मतलब प्रेम की कविता, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन से विज्ञान की शब्दावली। आज बहुत लोग लिख रहे हैं, लिखने लगे हैं। वो पहला कवि सम्मेलन मैंने करवाया था लखनऊ में, शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में। जब महेंद्र पांडे जी मानव संसाधन राज्य विकास मंत्री थे, जब आए तो कहे इतनी बढ़िया संकल्पना पहली बार मैंने ये सुनी, आप आइए मेरे पास जरूर सुझाव लेकर के। तो हमने कहा कि मैं कई वर्षों से कह रहा हूँ कि सब कुंजी पटल हिंदी में करो, देवनागरी में करो, तो कर ही नहीं रहे हैं, क्या बताएं।
संकटीय तंत्र का अपनी समस्याएं हैं। तो ये एक तो ये कि ये जो विषयों की दीवारें खत्म कर दी गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, अब विषय का मामला खत्म, कोई भी विषय जो चाहे ले, तो इलेक्टिव कोर्स और कोर कोर्स, और उसके आधार पे बच्चा अगर साइंस का है वो चाहता है कि हम कविता कैसे लिखें तो साथ में ले सकता है। एक काम ये हुआ। दूसरा मतलब फ्रेमवर्क हुआ, व्यवस्थाएं बदली हैं। व्यवस्थाओं में आपको भी पता होगा कि पहले जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था नाम, उसका वो शिक्षा मंत्रालय हो गया। सीधे सीधे शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको पूर्ति की जाए। मूल्यांकन की परंपरा बदल रही है। मूल्यांकन के लिए जो रिजल्ट है वो 360 डिग्री बनेगा। अब ये कहेंगे कि 360 डिग्री क्या है, तो 360 डिग्री है कि बच्चे का मूल्यांकन, उसका नंबर हम ही देंगे, उसके साथी भी उसको नंबर देंगे, जो कॉपी में लिखा है उसका भी नंबर आएगा। मतलब जितना आप रोटेट करके कर दीजिए तब न लगेगा कि उसका परिवेश में भाई उसके साथी उसको क्या देखते हैं, वो अपना नंबर अपने बारे में खुद देगा। होता है ना आजकल सेल्फ अप्रेजल का चल रहा है जमाना, कि अपने बारे में तुम खुद बताओ। आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, बताइए आपने इतने वर्ष में आपने क्या किया, तो आप अपने बारे में बताइए। तो विद्यार्थी को भी लेना चाहिए ना कि मैंने क्या किया, वो अपना रिजल्ट जरा खुद बनाए। तो ये रिजल्ट का 360। ऐसे ही कॉलेजों के बीच ये डेवलपमेंट के बिल्कुल अलग तरीके, ये पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मतलब पॉइंट वाइज, क्योंकि समय मैं बार बार घड़ी देख रहा हूँ कि आप आधे में रोक देंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए मैं जो भी हो मतलब शॉर्ट में पूरे में बात कह सकूँ अपनी। तो ये इस तरह के वो हुए हैं। प्रत्येक इंटरमीडिएट का विद्यार्थी एक भारत श्रेष्ठ भारत पे कोई प्रोजेक्ट बनाएगा, और यानी अपने अस्मिता बोध से जुड़ना, अपने देश की संस्कृति से जोड़ना, अपनी अस्मिता से जोड़ना, ये पूरा का पूरा शिक्षा नीति। और इसके साथ साथ एक व्यवस्था ये विद्यार्थी केंद्रित, मतलब ये शिक्षा के संपूर्ण व्यवस्था के केंद्र में विद्यार्थी होगा, लेकिन इसको संचालित करने वाला शिक्षक होगा। अभी क्या है, कई बार हम लोग नहीं समझ पाते। मैं कई अध्यापकों से पूछता हूं कि जरा ये बताओ कि ट्यूटर और टीचर में अंतर होता है, वो अंतर बता दो उनको। क्यों? हमेशा होता है, आप सब जानते होंगे कि टीचर और ट्यूटर में हमेशा अंतर होता है। टीचर, आप उस बात को समझना, हमारी जिम्मेदारी एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में निर्माण करने की है, और इस देश में कभी भी शिक्षा बिकाऊ नहीं रही है, इसीलिए ज्ञान को महादान कहा गया, ज्ञान को मोक्ष का साधन कहा गया है। इस देश में कभी बिकाऊ नहीं रही, इसीलिए हमारे वहां पत्रिकाएं नहीं छपी। आप जर्नलिज्म के डेवलपमेंट पे जाइए तो आप देखिए कि 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों के वहां, उनके वहां यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, तो वहां के लोग जो छोटे छोटे देश हैं, टापू देश हैं, समुद्र से घिरे हुए हैं, उनके संसाधन सीमित हैं और हमेशा ठंडे रहने वाले देश हैं, और 6-6 महीने सूरज न दिखाई देने वाले देश हैं। उनकी समस्या क्या थी? उनकी समस्या थी कि उनका जीवन यापन हो ही नहीं सकता आत्मनिर्भर जब तक वो दूसरे देशों से जाकर के आदान प्रदान न करें। तो उनके वहां जब पोप का साम्राज्य कमजोर हुआ तो उनके वहां उद्भव हुआ, ज्ञान का उद्भव हुआ। क्यों? क्योंकि सूरज पूरब में नहीं पश्चिम में उगता है। ये उनके वहां पोप ने कह दिया तो किसी की हिम्मत क्या दिक्कत? जो ज्ञान है सब पोप को ज्ञान है। हमारे वहां कभी नहीं गया, बहुत लोग ऐसे गए अपना गांव छोड़ के कहीं नहीं गए, तब भी उनका काम चल गया। यहाँ लोग सब आए इंडीज, सब आए इंडिया, इंडीज दैट इज इंडीज। तो ये इंडिया दैट इज भारत, आप समझ लें ये संकल्पना उलट गई है शिक्षा नीति में।
भारत ब्रिटिश इंडिया। जब आप अपनी मातृभाषा में शिक्षा देंगे ये सारी बातें आई हैं। और यही नहीं हुआ, भाषा के संबंध में हमको तो मैं कह सकता हूं कि भाषा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इतने महत्वपूर्ण बिंदु, इतना लिखा गया है कि मुझे लगता है कि और कोई भी इतना विषय नहीं। क्यों? क्योंकि भाषा एक ऐसा एजेंट है जिसमें हमारा कल्चर का डेवलपमेंट है, जिसमें हमारी संस्कृति है, उस भाषा में जिसमें हमारी अस्मिता है, उसमें हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा है, उस भाषा में। इसलिए भाषा एक केंद्रवर्ती विषय हो गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि प्रत्येक को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। ये सब बातें कही गई हैं। तो ये देखा गया कि यूनेस्को की रिपोर्ट आई कि विगत 50 वर्षों में भारत की 197 भाषा विलुप्त हो गई। 1991 की जो जनगणना हुई, उस जनगणना में लोगों से सवाल जो पूछे गए, उसी पूछे गए सवाल में एक प्रश्न ये भी था कि आप अपनी भाषा लिखिए। तो उस भाषा का जो आया कि 1652 भाषाएं देश में लोग बोलते हैं। ये भाषा क्या है? तो ये अस्मिता है, यानी 1652 अस्मिताएं हैं। अगर आप उसको छोटी छोटी संस्कृति कह रहे हो तो यद्यपि संस्कृति सब मिला करके है, मूल्यबोध एक ही है, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या ये गुजरात हो या उधर कश्मीर हो या इधर हो, आप देखिए सबकी संस्कृति एक ही अखंड है। लेकिन हमने क्या किया, उस वैविध्य में एकता के सूत्र का दर्शन बंद कर दिया। तो हमको क्या लग गया कि ये कल्चरल एक प्रकार का समझने की डाइवर्सिटी की बजाय लगा कि विभेद है, कल्चरल डिवीजन है। कल्चरल डिवीजन नहीं है। यहाँ जब से मैं आ रहा हूँ, खा रहा हूँ, तो उसमें मीठा सब चीजों में मिल रहा है। तो क्या केवल इसी से कल्चर अलग हो जाएगा? नहीं, लेकिन समझदारी एक जैसी दिखती है। हमारे वहाँ कश्मीर के जितने अभिनव गुप्त से लेकर के और जितने आचार्य रहे, क्या वैसे नहीं सोचते थे जैसे दक्षिण के शंकराचार्य सोच रहे हैं? संस्कृति अखंडता के इन सूत्रों को हमने छोड़ करके वो बाहरी आवरण को देख देख करके सबको अलग अलग मान लिया और अलग अलग मान करके अलग अलग भाषा के आधार पर हवा देने की कोशिश की और भाषा को राजनीति का तंत्र बनाया। तो इस देश में विभाजन की कई बातें हुई। सत्य राज्य का विभाजन ये भाषा के आधार पर हुआ। लेकिन हमारे देश की संस्कृति, इसलिए चूंकि भाषा मूल माना और यूनेस्को की रिपोर्ट से आया कि विगत 50 वर्षों में 197 भाषा मर गई। तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेख है कि विगत 50 वर्षों में 200 भाषाएं मर गई। इसलिए भाषाओं को बचाने का काम ये बड़ा सांस्कृतिक कार्य है। क्यों? क्योंकि एक भाषा मरती है तो उस भाषा के मरने के साथ एक संस्कृति मरती है। कल ही हमसे रात में कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कौन जी थे, कौन कौन लोग थे। आए तो बात हुई कि एक रचनाकार अगर लिखता है और वो मान लीजिए भ्रष्ट है लेकिन अच्छी रचना लिख रहा है तो उसका क्या प्रभाव। तो वो हम समझ गए कि वही वो कहना चाह रहे थे कि महात्मा गांधी ने जो कहा था कि पहले मैं मीठा खाना बंद कर दूं तब मैं कहूँगा मीठा न खाओ तो प्रभाव होगा। तो उस पर मैंने कहा ये बिल्कुल निरर्थक है। एक बढ़िया नृत्यांगना है का जो प्रभाव होता है और एक बड़े संत का जो प्रभाव होता है, प्रभाव तो एक जैसे ही है। उसके प्रभाव में तो ये भी बढ़ गए वो भी बढ़ गए, प्रभाव का अंतर नहीं, प्रभाव तो दोनों है सबके। यहाँ वाले जो इसमें बढ़ गए उनका स्वभाव अलग हो सकता है, उसमें जो बढ़ गए उनका स्वभाव अलग हो सकता है। ये स्वभाव का तो अंतर हो सकता है लेकिन प्रभाव तो एक ही है। तो क्या हम उनके चरित्र का प्रभाव माने कि उसके गायन में, उनके शब्दों में या किसी भी प्रकार का, मैं थोड़ा नेगेटिव आप समझ गए हैं, संकेत मेरा समझ गए हैं। हर व्यक्ति का प्रभाव, आज की हीरोइनों का प्रभाव है। देखिए लड़के देख के कहाँ कहाँ चले जाते हैं, वो सब फिल्म में चले जाते हैं। माँ बाप बुरे हो गए, फिल्म उन्हीं का अनुसरण करना है, ये उनका प्रभाव है। जबकि वैयक्तिक जीवन में कितना उनका क्या पक्ष है। तो मैंने कहा भाई जी इस पर कंफ्यूज मत होइए।
जो भाषा है ना, वो जो शब्द है उस शब्द का प्रभाव है। क्योंकि मैथिली गुप्त ने कहा ही है कि कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य। किसका? ए राम तुम्हारे अक्षर स्वयं काव्य। यानी वो जो राम शब्द है, तो ये समझ लें भाषा जो है वास्तव में एक सभ्यता का बीज मंत्र है। भाषा के जितने शब्द हैं वो समझिए कि मनुष्य की चेतना के बीज हैं। और अगर उस मनुष्य की चेतना के बीज हैं, उसकी अपनी संभावना है जो लोगों को प्रभावित करती है। लेखक चाहे कैसा भी हो, लेखक को इसलिए मैं केवल प्रयोगशाला मानता हूं। वो केवल प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला चाहे गंदा हो, कचरा वाला हो, चाहे कुछ भी हो, अब उससे सुंदर सृजित हो रहा है, वही जो कुछ वो अलग का विषय है। इसलिए मैं लेखक को, मैं ये तो पोस्ट मॉडर्निज्म की थियरी में उससे पाठ को मुक्त नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन होता क्या है कि लेखक कई बार सोचता है कि मैं ड्रिंक करता हूं तो बढ़िया कविता कर लेता हूं। तो होता क्या है कि उसको लगता है कि ज्यादा मेरा प्रभाव हो रहा है नीरज जी की कविता में। जब मैंने नीरज जी को सुना, मैं देखिए मंच से आलोचना कर रहा हूं, दैट इज ऑफ द लिखा है। थोड़ी देर को